नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है पाचन तंत्र। पिछले जो वीडियोस आए हैं उसके अंदर हमने पाचन तंत्र की परिभाषा, उनके जो कार्य, किस प्रकार से वह कार्य करता है, पाचन तंत्र क्या होता है, वह कितने भागों से मिलकर बना होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा आज वापस उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाचन तंत्र होता है वह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो भाग होता है उसको हम आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल का दूसरा नाम पोषण नाल भी होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और जो दूसरा भाग आपको बताया था वह होता है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंतर्गत जो संरचनाएं आई थी, जैसे मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, इन सभी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक का ये आहार नाल का जो भाग था वह हम पूरा कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। तो मनुष्य में कुल 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। वे 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहली पाचक ग्रंथि है वह है लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरी हो गई आपके यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। और तीसरा हो गया पेनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो मनुष्य के अंदर कुल 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत और तीसरी होती है अग्नाशय। ठीक है, तो अब हम तीनों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो हेडिंग लगा लेते हैं, लार ग्रंथि। देखिए बच्चों, मैं साथ साथ में आपको नोट्स भी लिखवा रहा हूँ। तो अभी तक जितने भी वीडियो जो है उनको आप साथ साथ में लिख सकते हो। जो नोट्स जो साथ में लिखवाए गए वो भी आप लिख सकते हो। और आज भी मैं आपको साथ साथ में नोट्स लिखवा रहा हूँ, आप वो भी लिखने का कार्य करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है? ये क्या करती है? लार का स्त्रवण या स्त्राव करती है। ठीक है, दूसरा क्या करती है? लार के कारण क्या हो जाता है? भोजन लसलसा व नम हो जाता है। आगे बात समझ में? तीसरा, जब भोजन लसलसा और नम हो जाता है तो भोजन क्या होता है? आसानी से निगलने में सहायक होता है। ये सारे पॉइंट्स अभी आपको मैं समझा दूंगा, एक बार आप नोट्स लिखते रहिए। चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? जो जीवाणुओं या बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और जो सबसे, ये देखिए अभी तक अपने जो कार्य लिखे ना उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये लाइसोजाइम एंजाइम वाला हो गया, और एक और जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लार के अंदर टाइलिन या एमाइलेज पाए जाते हैं। ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो स्टार्च को किस में चेंज कर देते हैं? माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टार्च को किस में चेंज करते हैं? माल्टोज में करते हैं। कौन करते हैं? टाइलिन या एमाइलेज। आगे बात समझ? इसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए और इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये आगे जब हम भोजन का पाचन पढ़ेंगे उस समय ये फॉर्मूला आपके वापस काम में आएगा। तो अभी जो हमने लिखा है वो वापस हम
उसको समझा देते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। मनुष्य में कुल 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि नाम से स्पष्ट है, लार अर्थात ये क्या करती है, लार का स्त्रवण का करती है। तो इसका कार्य हो गया, यह लार का स्त्रवण करती है। दूसरा कार्य हो गया, जब लार का स्त्रवण होगा तो भोजन किस प्रकार से हो जाएगा, जब भोजन को हम मुख गुहा में लेने के बाद उसको दांतों की सहायता से काटते हैं, उसको चबाते हैं, चीरते हैं, उसके बाद में भोजन के अंदर जब लार मिक्स कर दी जाती है तो भोजन क्या हो जाता है, नम हो जाता है या लसलसा हो जाता है। तो भोजन जब नम या लसलसा हो जाता है, जब उसके अंदर लार या श्लेष्मा मिक्स कर दी जाती है, तत्पश्चात भोजन बहुत लसलसा हो जाता है, जिससे बाद में निगलने में क्या होती है, सहायता मिलती है। तो तीसरा कार्य हो गया कि भोजन को निगलने में सहायता होती है, अर्थात भोजन मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी ग्रसिका से होते अंत में कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। अब अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम एक अम्लीय प्रकृति का एंजाइम होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। तो लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है, जीवाणुओं या बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अगला महत्वपूर्ण और एक स्टार लगा लीजिए, जो इसके अंदर टाइलिन या एमाइलेज भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित कर देते हैं। ये शायद 2 या 3 साल पहले 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि टाइलिन या एमाइलेज का कार्य क्या होता है। तो टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको उतार लीजिए, जल्दी से करिए काम। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आपने इसको उतार लिया होगा। अब देखिए, मनुष्य में कुल 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। देख लीजिए, पाचक ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, और लार ग्रंथि वापस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं वह अपन यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी हो गई अधोजंब ग्रंथि, और तीसरी हो गई अधोजिह्वा ग्रंथि। तो मनुष्य में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि होगी कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी हो गई अधोजंब ग्रंथि और तीसरी होगी अधोजिह्वा। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक सवाल बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सवाल ये है कि मनुष्य में कुल कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। यदि लार ग्रंथियों के प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा, ठीक है। लेकिन जब संख्या की बात करते हैं कुल कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तब हमें आंसर 3 नहीं देना, उस समय हमें आंसर संख्या जब पूछी जाए तो कितने देना, 6 देना है। 6 कैसे हो वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि की। कर्णपूर्व ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पहले आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये चित्र जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो संरचना दिखाई दे रही है कान के ठीक और गाल के पास के अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, यह क्या है, कर्णपूर्व ग्रंथि। इसकी संख्या कितनी है, एक तो हमारी इस तरफ कान कितने शरीर में, 2 होते ना, तो ये कान के नीचे पाई जाती है, तो एक यहाँ पे पाई जाती है और दूसरी कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी। तो कर्णपूर्व ग्रंथि की संख्या कितनी होगी, पहला पॉइंट देख लीजिए, इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार दूसरी हम बात करते हैं अधोजंब। जंब का अर्थ होता है जबड़ा, अधो का मतलब नीचे, अर्थात जबड़े के नीचे। तो देखिए, ये जबड़े के पास में पाई जाती है, ये वाली दूसरी ग्रंथि, ये व्हाइट रंग की जो दिखाई दे रही है इस गोले आसमानी गोले के अंदर, तो एक इस तरफ पाई जाती है और दूसरी इस तरफ। तो ये संख्या में कितनी हो गई, 2। तो अधोजंब भी संख्या में कितनी हो गई, ये भी संख्या इसकी कितनी हो गई, 2। अब तीसरी बात करते हैं अधोजिह्वा। नाम से स्पष्ट है, अधो प्लस जीवा। अधो मतलब नीचे, जीवा मतलब जीभ, अर्थात जीभ के नीचे। तो जीभ वैसे एक है, लेकिन जीभ के दोनों कॉर्नर के अंदर ये पाई जाती है, एक इस तरफ पाई जाएगी और एक इस तरफ, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड के अंदर पाई जाएगी। तो इसकी स्थिति देख लीजिए, एक ये और एक उसके उस तरफ होती है। तो इनकी भी संख्या कितनी हो गई, 2। अर्थात एक तरफ से देखने पर हमें एक तरफ का जो चेहरा होता है
वहाँ से देखने पर हमें 3 प्रकार की 1, 2, 3 दिखाई देती है, लेकिन जब दोनों तरफ से देखेंगे तो ये कुल कितनी होती है 2, 2, 2। तो अर्थात इनकी संख्या भी कुल कितनी हो गई है 2। तो अब हम कह सकते हैं कि मनुष्य में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियाँ प्रकार कितने होते हैं 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जब उसकी संख्या पूछी जाएगी तो संख्या कितनी होगी कुल 6 होगी। 2 कर्णपूर्व की, 2 अधोजंब की और 2 अधोजीवा की। तो ये टोटल 6 आपके ग्रंथि होगी। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि के बारे में। तो पहला पॉइंट हम इसका लिख चुके हैं, संख्या 2। दूसरी बात हम कर लेते हैं स्थिति, अर्थात यह कहाँ पाई जाती है। देखिए चित्र में साफ साफ देखिए, कान के नीचे और गाल के पास। तो इसकी स्थिति क्या हो गई, कान के नीचे व गाल के पास स्थित होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो इसकी स्थिति क्या हुई, कान के नीचे और गाल के पास में यह पाई जाती है। अब एक चीज़ और देखिए, हमें यहाँ पे 3 प्रकार की ग्रंथियाँ दिखाई दे रही, 3 प्रकार की लाल ग्रंथि दिखाई दे रही है, लेकिन आकार में बड़ी सबसे कौन सी दिखाई दे रही है, यही वाली दिखाई दे रही है। तो ये क्या होती है, आकार में सबसे बड़ी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह आकार में सबसे बड़ी होती है। तीसरा पॉइंट हो गया, आकार में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि। ये एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है। तो क्या लिखोगे आप उसका आंसर, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, वो आकार में सबसे बड़ी होती है। अब पूछ ले कि कर्णपूर्व ग्रंथि का कार्य क्या है, तो अब हम इसका कार्य लिख लेते हैं। कार्य क्या होगा, ग्रंथि कौन सी है लार, तो कार्य क्या होगा इसका, लार का स्त्रवण करना। तो इनका कार्य क्या हो गया, पहले हमने इसकी संख्या के बारे में बात कर ली, संख्या 2 होती है। स्थिति की बात कर ली, कहाँ पाए जाते हैं, कान के नीचे व गाल के पास। आकार में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। और अगला हमने पूछ लिया कार्य। अब एक विशेष पॉइंट स्टार लगा लीजिए। अब देखिए, ये जो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है वह अपने स्त्राव को एक विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा प्रगान या वेस्टिब्यूल में छोड़ते हैं। तो उस नलिका को हम बोलते हैं स्टेंसन की नलिका। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, पहला था स्टेंसन की नलिका और दूसरा वर्ड था प्रगान या वेस्टिब्यूल। दोनों क्या होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेंसन की नलिका, ठीक है। और फिर हमने वर्ड लिखा था प्रगान या वेस्टिब्यूल। तो इसको उतार लीजिए एक बार। अब मैं बता देता हूँ, कुछ लाइन में वापस बोल रहा हूँ। कर्णपूर्व की जो ग्रंथि होती है वह अपने स्त्राव को एक विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा मुख गुहा में छोड़ती है। उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, स्टेंसन की नलिका। एग्जाम में सवाल आता है स्टेंसन की नलिका किसे कहते हैं एवं इसका कार्य क्या होता है। तो आप क्या आंसर दोगे कि जो लाल ग्रंथि होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, वह ग्रंथि अपने स्त्राव को मुख गुहा के अंदर जिस नलिका के द्वारा छोड़ती है उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, स्टेंसन। और स्टेंसन की नलिका स्त्राव को मुख गुहा में किस भाग में छोड़ती है, प्रगान या वेस्टिब्यूल। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रगान होता क्या है, ये वेस्टिब्यूल होता क्या है। तो देखिए, जो अपने दांत होते हैं, दांत के पास में जो अंदर की तरफ जो गाल होते हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रगान या वेस्टिब्यूल। तो स्टेंसन की जो नलिका होती है वह अपने स्त्राव को क्या करती है, जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े में पाए जाने वाले दांत और उसके पास में पाए जाने वाले गाल, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको प्रगान या वेस्टिब्यूल कहते हैं। उस ऊपरी जबड़े के अंदर ये अपने स्त्राव को छोड़ती है। तो इस प्रकार से कर्णपूर्व ग्रंथि मैंने आपको पूरा समझा दिया। शॉर्ट में वापस बता देता हूँ, ये संख्या में 2 होती है। स्थिति कान के नीचे व गाल के पास में होती है। यह आकार में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और इसका कार्य क्या होता है, लार का स्त्रवण करना तथा यह स्टेंसन की नलिका के द्वारा अपने स्त्राव को मुख गुहा के प्रगान या वेस्टिब्यूल के अंदर छोड़ती है। स्टेंसन की नलिका क्या होती है, तो कर्णपूर्व ग्रंथि अपने स्त्राव या लार को जिस संरचना या नलिका के द्वारा मुख गुहा में या वेस्टिब्यूल में छोड़ती है उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्टेंसन की नलिका कहते हैं। तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको उतार सकते हैं।
ठीक है, ये आपके हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा टॉपिक है आपके वह कंप्लीट करते हैं। दूसरा भाग है आपके अधोजंब ग्रंथि। अधोजंब मतलब जंब का अर्थ होता है जबड़ा, अर्थात जबड़े के पास में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अधोजंब ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है ये, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर, संख्या। तो संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं, अधोजंब ग्रंथि संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट था स्थिति, तो अब हम स्थिति भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके स्थिति। तो चित्र में देखिए और बताइए कि कहाँ पाई जाती है। तो चित्र में हम देख सकते हैं कि इसके नीचे की ओर ये देखो, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, अधोजंब ग्रंथि। अर्थात मनुष्य के जो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, दोनों जबड़ों का जो संधि स्थल होता है उस स्थल पर क्या पाई जाती है, उस स्थल पर अधोजंब ग्रंथि पाई जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं ऊपरी व निचले जबड़े के संधि स्थल पर स्थित। संधि स्थल का अर्थ होता है दो वह क्षेत्र जहाँ पर दोनों आपस में जुड़ते हैं, जहाँ पर दोनों की संधि होती है उसको बोलते हैं। अर्थात ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा जहाँ पे पाया जाता है उनका जो संधि स्थल होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरफ एक संधि स्थल होता है और दूसरा यहाँ पर होता है, तो दोनों के जहाँ पे ये जुड़ते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं अधोजंब ग्रंथि। ठीक है, अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर स्टेंसन की नलिका थी, उसी प्रकार इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार की नलिका पाई जाती है। उस नलिका के बारे में भी हम यही बात कहेंगे कि अधोजंब ग्रंथि होती है वो अपने स्राव को इस एक विशेष क्षेत्र के एक नलिका के द्वारा छोड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस नलिका को हम वार्टन्स की नलिका कहते हैं। तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, वार्टन की नलिका। वार्टन की नलिका ये अपने स्राव को कहाँ छोड़ती है, ये अपने स्राव को कृतनक जो दांत होते हैं तरफ छोड़ती है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार हमने पढ़ा था स्टेंसन नलिका के बारे में कि जिस प्रकार कर्णपूर ग्रंथि जो होती है वह क्या करती है, अपने स्राव को एक विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा कहाँ छोड़ती है, प्रगांड या वेस्टिब्यूल में छोड़ती है। उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, स्टेंसन की नलिका कहते हैं ना। ये बात मैं समझ चुका हूँ, बिल्कुल वही लैंग्वेज यूज लेनी है। अधोजंब ग्रंथि होती है वह अपने स्राव को कृतनक दांत की तरफ छोड़ती है, किसके द्वारा, एक विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा। उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, वार्टन्स की नलिका। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अधोजंब ग्रंथि अपने स्राव को एक विशेष प्रकार की नलिका, जिसे हम वार्टन की नलिका कहते हैं, उसके द्वारा कृतनक की तरफ छोड़ते हैं। तो दांत के बारे में हमने बात की थी, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। आगे बात समझ में, तो जो कृतनक दांत होते हैं जो सबसे आगे की ओर होते हैं, तो कृतनक दांत की तरफ क्या करते हैं, अपने स्राव को छोड़ते हैं। और लास्ट हो गया इसका कार्य। तो कार्य आपको पता ही है, लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, लार का स्त्रवण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लार व श्लेष्मा का स्त्रवण। तो आगे बात समझ में, ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। वार्टन की नलिका क्या होती है, कृतनक दांतों की तरफ ये अपने स्राव को छोड़ती है, और इसका कार्य क्या हो गया, लार व श्लेष्मा का स्त्रवण करना। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतिम, जिसको हम बोलते हैं अधोजीवा। अधोजीवा ग्रंथि। तो पहली बात, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 2 होती है। नाम से स्पष्ट, अधो प्लस जीवा। अधो मतलब नीचे, जीवा मतलब जीभ, अर्थात जीभ के नीचे। संख्या में जीभ तो 1 होती है, लेकिन जीभ के दोनों तरफ ये क्या होती है, पाई जाती है, इसलिए ये संख्या में 2 हो गई। तो पहले हमने संख्या की बात कर ली। दूसरी बात कर लेते हैं स्थिति, अर्थात यह कहाँ पाई जाती है। ये हम ये भी कह सकते हैं ये निचले जबड़े में, ये कहाँ पाई जाती है, निचले जबड़े के पास व जीभ के नीचे स्थित होती है। आगे बात समझ में, इसकी स्थिति क्या हो गई, यह निचले जबड़े के पास और जीभ के नीचे पाई जाती है। अब तीसरा इसका कार्य, लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, लार का स्त्रवण करना। तो कार्य हो गया लार का स्त्रवण करना। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए,
जिस प्रकार इसके अंदर स्टेनसन की नलिका थी, इसके अंदर वार्टन की नलिका थी, इसी प्रकार इसके अंदर बार्थोनिल नलिका या रिसिनस की नलिका पाई जाती है, जो अपने स्राव को क्या करती है, जीभ के नीचे छोड़ती है। वापस वही चीज़ें होगी जो हम स्टेनसन की नलिका के अंदर और वार्टन की नलिका में पढ़ चुके हैं कि जो अधोजीवा होती है वह अपने स्राव को एक विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा जीभ के नीचे छोड़ती है। इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, बार्थोनिल की नलिका या रिसिनस की नलिका। अब ये भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसका एक कार्य और हो गया, वो भी आपको बता देते हैं। यह है सबसे छोटी लाल ग्रंथि होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी कर्णपूर हो गई, मध्य वाली ये होगी, और ये देखो जो सबसे आकार में छोटी दिखाई दे रही है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी लाल ग्रंथि कौन सी है, तब आप क्या बताओ कि अधोजीवा होती है, वो सबसे छोटी होती है। आपको कर्णपूर समझा दिया, पूरा अधोजम समझा दिया, और अधोजीवा वापस समझा देते हैं। ये संख्या में 2 होती है स्थिति, यह जबड़े के निचले जबड़े के पास और जीभ के नीचे की ओर पाई जाती है। कार्य क्या होता है, लार का स्त्रवण करना, और यह बार्थोनिल नलिका या रिसिनस की नलिका के द्वारा क्या करती है, अपने स्राव को जीभ के पास छोड़ती है, और यह क्या होती है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि होती है। तो जो हमने पाचक ग्रंथियाँ थी उसमें जो पहला था लाल ग्रंथि, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये ग्रंथियाँ वापस 3 प्रकार की होती है और संख्या में कुल 6 होती है। इन सभी का मैंने वर्णन यहाँ पे करवा दिया, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपनी कॉपी में उतारिए। अगला टॉपिक है यकृत, वो भी आपके शुरू करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, यकृत। यहाँ तक आपके पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। लाल ग्रंथि का मैंने आपको पूरा बता दिया, ये कितने प्रकार की होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके अंदर से कौन सी नलिकाएं निकलती है, वह अपने स्राव को किस जगह रिलीज करती है, वो सारी चीज़ें आपको समझा दी। जो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है यकृत, तो अब हम यकृत को शुरुआत करते हैं। 2 नंबर हो गया अपने यकृत, जिसे हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन तीनों पाचक ग्रंथियों में जो सबसे आकार में बड़ी होती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। तो हम ये लिख सकते हैं, यह है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं अपन, इसका जो भार के बारे में बात कर लेते हैं। यह इसका भार जो होता है लगभग 1.5 kg होता है, अर्थात 1.5 किलो इसका वेट होता है। या हम सामान्य भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो भार होता है वह 1200 से लेकर 1500 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थिति के अंग, कि यह पाई कहाँ जाती है, कि जो ये पाचक ग्रंथ, ये जो यकृत होता है वो पाया कहाँ जाता है। यकृत देखिए, सबसे पहले एक विशेष प्रकार की संरचना देखिए। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये संरचना, ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो ये देखिए, डायफ्राम के ऊपर है, ये नीचे है, तो ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं यकृत। तो ये डायफ्राम के नीचे की ओर पाई जाती है। नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये जैसे डायफ्राम यहाँ पर स्थित होता है, तो डायफ्राम के ठीक नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है, उदर कहलाता है। उदरी क्षेत्र में तो यह है डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम के नीचे कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, उदर। उदर मतलब पेट।